कि पुतिन ने 50 दिन के अंदर 50 साल वाली तबाही मचाने का फैसला किया है। ये जलती हुई गाड़ियां बता रही हैं कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। यूक्रेन की कैपिटल कीव की स्काईलाइन में बहुत आग नजर आ रही है। 3 दिन के अंदर पुतिन ने इतना बारूद बरसाया है कि जेलेंस्की की राजधानी जलकर धुआं-धुआं हो चुकी है। कहीं ड्रोन गिरता है, कहीं मिसाइल। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। ट्रंप भी देख रहे हैं कि पुतिन को 50 दिन का वक्त देकर उन्होंने यूक्रेन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कीव में रात की तबाही और सुबह का मंजर बता रहा है कि पुतिन का 50 दिन का एजेंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या ट्रंप ने एक तरह से पुतिन को 50 दिनों तक यूक्रेन को जलाने का लाइसेंस दे दिया है? क्या ट्रंप ने 50 दिन की जो मियाद रखी है वो जेलेंस्की को हराने का एक डिप्लोमेटिक फॉर्मूला है? Я решила, что сегодня 22 июля я должна жить, и сгорела в итоге машина под ноль. Моя машина пылала дольше всех, я залила полный бак, красиво пылала, ярко, как я и люблю жить. डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं, तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? ज़पोरिज़िया से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर ओडेसा, जेलेंस्की का हर शहर इस वक्त पुतिन का गुस्सा देख रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन का युद्ध सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। लग रहा है कि रूस की फौज कह रही हो, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। जलती हुई गाड़ियां और इमारतों में लगी आग बता रही है कि यूक्रेन पर अब मौत नाच रही है। Чи ворог знову атакував Одесу? Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок. Також постраждали супермаркет, тренувальний зал, вибито скління в квартирах багатоповерхівки. अब सबकी नजर पुतिन पर है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस में परमाणु बेस पर जब हमला हुआ था तो सबने इसे पुतिन की हार बताया था। लेकिन अब पुतिन लगातार यूक्रेन को झटके दे रहे हैं। रूस के हमले बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। कीव, खार्किव और ओडेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने जेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही। यूक्रेन पर ये हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सुमी और ओडेसा के बाद ज़पोरिज़िया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला जमीर जगा दिया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध। क्योंकि पुतिन को 50 दिन का वक्त मिलने से जेलेंस्की को भी लग रहा है कि उनसे कहीं धोखा तो नहीं हो गया। ट्रंप को एहसास हो गया है कि अमेरिका को अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख खींचकर युद्ध को चुना है। यही यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन ना ट्रंप की सुनेंगे, ना ही जेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा क्या ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर कैपिटल कीव, हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब पुतिन के बाद इस युद्ध की आग में ट्रंप के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम नहीं, इस यूक्रेन को जलाने का 50 दिन का लाइसेंस कहा जा रहा है। रूस को मिलने वाली हर विदेशी मदद इस वक्त जेलेंस्की के दिलो दिमाग में खटक रही है। उनके साथ नेटो बेशक खड़ा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुतिन के साथ ईरान, चीन और उत्तर कोरिया ने पूरा दम लगाया हुआ है।
And there is no significant Russian weapon today that is produced without components, without equipment or materials from other countries, sadly, including some from Europe and NATO. Yes, of course. And this must stop. Such components can be found in every Russian missile, in most of their drones, and in military vehicles. And it's not just China. Also, Taiwan and some of these parts come from the European countries and from the United States. And every single component or machine tool delivered to Russia's defense sector helps prolong the war and is a crime against peace. यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकेज ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब जेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। कीव में तबाही बहुत ज्यादा हो रही है और दूसरी तरफ खार्किव और सुमे जैसे शहरों में भी दिन रात बमबारी हो रही है। यूक्रेन के शहरों को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर ओडेसा, ज़पोरिज़िया, खार्किव और सुमे, यूक्रेन के हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है। हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीबाद हुकूमत की 100% तबाही, जिसे पुतिन पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। यूक्रेन को हथियार सप्लाई फिर शुरू करके ट्रंप ने बता दिया कि अब वो सीज फायर नहीं, युद्ध के पक्ष में है। ट्रंप ने इसका फैसला ऐसे वक्त किया है जब वो युद्ध रोकने वाले अपने दावे को चीख चीख कर दुनिया के सामने बता रहे हैं। जेलेंस्की जबरदस्त उलझन में है। यूक्रेन पर पुतिन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और दूसरी तरफ ट्रंप बहुत खामोशी से देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जुलाई के साथ साथ उन्होंने पूरे अगस्त का वक्त पुतिन को दे दिया है। अब अगले करीब 1.5 महीनों तक यूक्रेन पुतिन के ड्रोन हमले झेलेगा और आग कीव और खार्किव से बढ़कर उन शहरों तक फैलेगी जहां अब तक यूक्रेन बचा रहा है। ट्रंप ने इस वक्त कई नए हथियार यूक्रेन को बेचने की बात कही है और उनका नया नजरिया बता रहा है कि पुतिन को लेकर ट्रंप कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के लिए बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ है कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब न रुकेंगे न माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। And if I can stop a war, because I have an ability to do so, I'm disappointed, frankly, that President Putin hasn't stopped. I'm not happy about it either. इससे पहले यूक्रेन में युद्ध को लेकर ट्रंप के ऑफिस में बड़ा अलार्म बजा था और ट्रंप के आदेश पर पेंटागन ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी अमेरिका के पास अपने हथियार खत्म होने वाले हैं, इसलिए यूक्रेन को कुछ हथियारों की डिलीवरी रोकी जा रही है। इनमें अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी, हाई मार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम के रॉकेट थे, हेल फायर मिसाइल और 155 मिलीमीटर वाली तोप के गोले शामिल थे। इनमें वो जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल शामिल हैं जिनके जरिए जेलेंस्की पुतिन के ड्रोन और मिसाइल अटैक को रोकने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। रूस न सिर्फ यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि उन सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है जहां यूक्रेन की सेना नए सैनिकों की भर्ती कर रही है।
इससे पहले यूक्रेन रूस के कई सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और हवाई अड्डों को ड्रोन से टारगेट कर चुका है। सबसे खतरनाक तो जेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, जिसमें यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला किया था और पुतिन के कई परमाणु बमवर्षक और फाइटर जेट तबाह कर दिए थे। जेलेंस्की की शिकायत है कि पुतिन अब कई देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। We all understand that the source of this war and the long-term threat to the European way of life is Russia. But in reality, we are not just facing Russia alone. We are facing a network of state and non-state actors that are serving the cause of aggression. This network includes Russia, North Korea, the current regime in Iran, Chinese companies. यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान का शाहिद 136 है, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है। यानी हमला ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। धमाका ऐसा कि जहां टकराता है उसका पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा है। यूक्रेन पर होने वाले ड्रोन अटैक में शाहिद ही सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। यही वजह है कि जेलेंस्की से लेकर ट्रंप तक सबको इस बात का एहसास है कि पुतिन की ये ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तहलका मचा सकती है। रूस ने अब तक ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिले हाई मार्स के खिलाफ किया है। रूस ने इसके जरिए यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर किया है। पुतिन के इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। जेलेंस्की हर उस शख्स तक पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी जेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं।